चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगल से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। बांट कर खाना। आज भी अगर हम लोग जनजातीय समाज में देखेंगे तो वहाँ पर प्रेम, व्यवहार, स्वतंत्रता, आदर्श, बहुत सारा चीज़ें मिलता है, जो आज भी आधुनिक समाज के सामाजिक संरचना में नहीं दिखता। सोच के देखने वाली बात है। अगर हम लोग भारत के समाज की संरचना की अगर बात कर दे तो कितना कठिन है, कितना कठिन है यहाँ की सामाजिक संरचना। जाति है, पाति है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हर इंसान कोई भी काम करने के पहले समस्याओं में घिर जाता है। प्रेम की तो बात अलग है। यहाँ पर तो भाई भाई से नहीं पड़ता। 1 इंच ज़मीन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए मर्डर हो जा रहा है। आप रोज़ का पेपर भी पढ़ते होंगे। ज़मीन जायदाद के वजह से भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बाप बाल बच्चों के बीच में समस्या पैदा हो जाता है। फिर वो संस्कार, वो समरसता, वो प्रेम कहाँ रहा? प्रेम बहुत एक अलग चीज़ है। और जनजातीय समाज के लोगों में बहुत सारा चीज़ है सीखने के लिए आज के संदर्भ में। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे समाज में प्रेम का दायरा और हमारे समाज में एकता की दायरा और हमारे समाज में स्वतंत्रता की दायरा। भले हम लोगों को संविधान के द्वारा बहुत सारे अधिकार तो प्राप्त हो गए, लेकिन उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल लोग करता है सही तरीके से क्या? नहीं। आज भी महिलाएं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, आज भी लड़ रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जनजातीय समाज की, तो जनजातीय समाज में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता उन लड़कियों को प्राप्त होता है। वो स्वतंत्रता आज के आधुनिक समाज में, खास करके हम भारत की अगर बात करें तो भारत में भी भारत के लोगों को प्राप्त नहीं है, जो स्वतंत्रता हम लोग शेड्यूल ट्राइब के लोगों में देखते हैं। चाहे वो शादी विवाह को लेकर के हो, चाहे घूमने की बात हो, चाहे अपना डिसीजन देने की बात हो, है ना, मान सम्मान की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो। हमारा भारत का समाज ही कुछ अलग है और इसको मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही इसको डाइवर्ट किया, एक अलग तरीके से इसको अपना बनाने की कोशिश की। थोड़ा देर के लिए सोच के देखिएगा, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके जीने का तरीका क्या हो सकता है। आज भी अगर आप देखिएगा, जितना भी जनजातीय समाज है उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। जनजातीय समाज पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपके समाज में और जनजातीय समाज में कितना फ़र्क और कितना अंतर होगा। समाज को पढ़ना चाहिए। समाज में आप जीते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन समाज की जो बुनियादी बातें हैं उसको तब समझ में आएगी जब आप कहीं उससे आपका रूबरू हो जाएगा। इसलिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। अक्सर आप देखिएगा, छोटे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हो, है ना, फ़र्क पड़ता है इसका। 2-3 बच्चे हो और खाना अगर कम हो तो लड़ाइया होगा ही होगा। आज हमारे भारत में सामाजिक संरचना, खास करके अर्थव्यवस्था की बात अगर हम लोग करें तो कितना अंतर है ना। मात्र 10% लोगों के पास, है ना, 10% लोगों के पास 90% संसाधन है और 90% लोगों के पास 10% संसाधन है। कितना ज़मीन आसमान का अंतर है अर्थव्यवस्था को लेकर के। ये जब तक रहेगा ये लड़ाइयाँ होता रहेगा, है ना, ये लड़ाई होता रहेगा। असमानता जहाँ पे होगी वहाँ पे लड़ाई
होता ही रहेगा। और यही चीज़ें सिर्फ इसी युग में नहीं होता था, है ना, इसी युग में नहीं होता है, बल्कि उस ज़माने में भी लोग किया करते थे खाने के लिए। लेकिन अगर आप लोग मसाई जनजाति देखेंगे, अफ्रीका में जो कुछ बोडो जनजाति, उरो जनजाति, इन सब जनजातियों को हम अपनी दुनिया से, हम लोग भारत से अलग के जनजाति को छोड़ें, अगर हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर जनजातियों की बात करें, या हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सेम्पेन और जारवा जनजाति हैं, उनके सामाजिक संरचना को एक बार पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा उनमें कितना प्रेम है, कितना एकजुटता है। बाहरी लोग नहीं जा सकते, बाहरी लोगों से इनको खतरा होता है, क्योंकि वो जो समाज है, हम लोग आधुनिक जीवन में जीते हैं, आधुनिक समाज में जीते हैं, तो लगता है कि हम लोग अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। ठीक, भारत सरकार इसके लिए प्रयास करती है कि उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, जो प्लानिंग कमीशन में रहने वाले जो लोग हैं, जो IAS, आप लोग तो IAS, IPS, DSP, SP बनेंगे, है ना, तो वहाँ पर जाकर के जो प्लान किया जाता है, वहाँ पर क्यों ऐसा हो जाता है? चलो, सरकार तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा देर के लिए अगर सोच भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन वहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन में साथ देने वाले जो ब्रेन वाले जो लोग हैं, वहाँ पे वो लोग क्या चाहते ही नहीं है क्या कि कम से कम समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाला इंसान, उसे भी वो सारे अधिकार, सारा चीज़ें मिलना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, नहीं कर पाता, है ना। तो ये जंगल से प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़िए और देखिए। जब हम लोग आदिकाल के मानव के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के संदर्भ में क्या, समाज में क्या अंतर और क्या फ़र्क रहा। कभी कभी ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। व्यवहार बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए, आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे, एक सीमित क्षेत्र के भीतर। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। जैसे एक खास क्षेत्रों में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। और समाप्त कर लेने के बाद अतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगते थे। अक्सर होता है, क्योंकि इनका जिंदगी क्या था, कंदमूल पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। पता चला कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ का कंदमूल जो है ना, फल वगैरह है, सब समाप्त हो गया। वहाँ के जानवरों को ये लोग क्या कर दिए, है ना, मार के खा गए। तो पता चला कि दोनों चीज़ें खत्म हो गई। और जीना जरूरी है, जीने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तब वो स्थान छोड़ करके कहीं दूसरे स्थानों जाते जहाँ पर इसकी उपलब्धता ज़्यादा हो। वे जानवरों की शिकार करने में के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं, एक अनुभव हो जाता है ना। ये क्या होता है, एक अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। अब सोचने वाली बात है, जिससे आप बार बार मिलते हैं उसके बारे में आप जानने लगते हैं। पसंद नापसंद आपको पता चलता है ना। तब जाकर के आपकी दोस्ती होती है, और दोस्ती अगर बढ़ रही है तो आगे तक जाएगी, अगर नहीं बढ़ी तो वहीं पर रुक जाएगी, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे को टाइम देने के बाद होगा। इसी तरीके से आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के वातावरण के बारे में जानते हैं, और जीवन जिससे आपका क्रियान्वित होता है उसके बारे में आप जानना शुरू कर देंगे। वे जानवरों की शिकार करने के क्रम में उनके पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फुलाने का मौसम जो है यह पता था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण क्या था, पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग पैदल ही अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। पैदल कोई साधन ही नहीं था। अभी तो इंसान थोड़ा बहुत कुछ सीखा ही था,
थोड़ा बहुत अभी सीखा ही था। कहा जाता है कि अभी भी इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल 100% नहीं किया है, 12-15% ही अपने दिमागों का इस्तेमाल किया है इंसान। आज के आधुनिक युग की हम लोग बात कर रहे हैं, 10 से 15% विद्वानों का कहना है कि इतना ही % इस्तेमाल इंसानों ने अपने दिमागों को अभी तक किया है। और इतना % में ज़मीन से वो लोग अंतरिक्ष और आसमान का सफ़र करने लगे, इतना ही सही। कहा जाता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी आदमी 10,000 घंटा अगर किसी सब्जेक्ट पर फोकस कर दे तो उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो जाता है। 10,000 घंटा। लेकिन आपको 20 मिनट का क्लास जो है, 1 घंटे का क्लास जो है, आधा घंटा क्लास है, वो ध्यान लगाकर आप नहीं देख पाते। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से प्राप्त होगा। बहुत ऐसी चीज़ है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में, हम लोग के कॉलेज में कभी नैतिक शिक्षा नहीं दिया जाता। नैतिक शिक्षा में बहुत सारी बातें होती हैं। नैतिक शिक्षा में बहुत सारी बातें हैं। आज लड़कियों का सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। आज लड़कियां जिस घर में रहती है उसी घर में वो सुरक्षित नहीं है। कहाँ गया वो सब कुछ संस्कार और विचार और नैतिकता? हम लोगों ने इस आधुनिक भागदौड़ की दुनिया में बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सीख नहीं पाए, है ना, वो कर नहीं पाए। आज के ज़माने में क्या वजह है कि कोई लड़की जो हो, जब लड़का का झुंड होता है तो वहाँ पे और जाना नहीं चाहती है। इतनी छोटा औकात कैसे हो गया लड़कों का? क्या वहाँ पर वो सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर पाती, बल्कि वहाँ पे उसको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। एक मर्द को, एक लड़का को अपनी औकात इस तरह से, अपना संस्कार विचार इस तरह से रखना चाहिए कि कोई भी इंसान आपके पास बैठने के लिए तरस जाए, बैठने की उम्मीद रखे। ये सब चीज़ें सीखना होता है और ये सब चीज़ें किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। ये सब चीज़ें घर परिवार में ही सिखाया जाता है, वहाँ के समाज में ही सिखाया जाता है ना, और वहाँ के संस्कार सब कुछ वहीं पे सीखे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के औजार। तो शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचिए। आप ये सब चीज़ देखिए, खुद पता चलेगा। एक बार अध्ययन करना, एक बार देखना ज़रूरी है ना। एक बार अध्ययन करना और जानना ज़रूरी है। आप देखिए, फ़ोटो में देखिए, सबसे पहले लोग कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे जानवरों के शिकार के लिए, ताकि उनका जीवन बच सके, भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। उस समय लोहा तांबा जैसी धातु के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। बहुत वर्षों के बाद इंसान ने सबसे पहला जो धातु था उससे अवगत हुआ, वो था तांबा। बहुत वर्षों के बाद। इस समय की बात अगर हम लोग देखें तो इस समय में लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या चीज़ था। अतः उन लोगों के आसपास जो मिलता था वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ, इन्हीं को नुकीला बना कर वे औजार बनाते थे। एग्जाम में बार बार पूछता है कि बिहार में कौन ऐसा नौपसानिक स्थल है जहाँ से हड्डियों के ढेर सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। वो स्थान आपका हो जाता है चिरांद। चिरांद से नौपाषाण काल के हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, और वो हो जाता है हिरण के हड्डियों का सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्राप्त होता है, पूछा जाता है ना। वे पत्थर के टुकड़े को क्या करता था, घीस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। अब हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करें। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल वो लोग करते थे। जब समाज कुछ वर्षों के बाद परिवर्तित हुआ, तब वहाँ पे माइक्रो यानी कि छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे। एक ज़माने में आप देखिएगा, जो कंप्यूटर आज हम लोग एक घड़ी में पहन लेते हैं, एक मोबाइल की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रारंभिक जो स्वरूप आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रूम में वो बना हुआ था।
जब विद्वानों ने, जब वैज्ञानिकों ने अपने इस सिस्टम को परिष्कृत किया, जब डेवलप किया, तब जाकर के वो छोटे रूपों में आज हम लोग देख पाते हैं। वो सब दिमाग के डेवलपमेंट का कहानी हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मानव है, जब मेसोलिथिक में आया तो छोटे छोटे हथियारों और औजारों का प्रयोग करने लगा। जब वही समाज नियोलिथिक काल में आता है, जो अब नवपाषाण काल में आता है, तब वहाँ पर पॉलिशदार हथियारों का, औजारों का इस्तेमाल करता है और धारदार हथियारों का इस्तेमाल करता है। 3 कालखंडों में 3 प्रकार के हथियार आपको मिलते हैं। 3 प्रकार की जो भोजन है इकट्ठा करने का, शिकार करने का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है, और 3 तरह के यहाँ पर जीवन जीने का, है ना, वो सलीका, वो अंदाज भी यहाँ पर दिखता है। तो ये धीरे धीरे भी इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक और औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हाथों पर लगाकर तेज कर लेते थे, है ना, और काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग बाजार, है ना, औजार बनाया करते थे। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? शिकार करने के लिए लकड़ी में, है ना, पत्थरों को क्या करते थे, उसको किसी तरह से, सोचिए कितना डेवलप होते जा रहा था, यहाँ का समाज डेवलप हो गया, है ना। क्या करते थे वो लोग? वो जानवरों का शिकार करने के लिए इस तरह का हथियार बनाना शुरू कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने और जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में वो लोग करने लगे। यहीं से आपको एक परिवार का निर्माण दिखेगा, यहीं से एक समाज का निर्माण दिखेगा। हम लोग बाद के इतिहासों में हम लोग पढ़ेंगे, बाद के टॉपिक में वो आएगा सब चीज़ें। उसके बाद जन बनता है, जनपद बनता है, महाजनपद बनता है, राष्ट्र बनता है, वो सारा कहानी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर हम लोग अभी हैं, यानी कि अभी हम लोग पाषाण काल में हैं, तो पाषाण काल की खूबियाँ और पाषाण काल की जो विशेषता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और चित्र और नाच देखिए, कहता है यहाँ पे कि शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। रंगीन चित्र बनाया करते थे। समझने वाली बात है, शिकारी लोग गुफा के अंदर, क्योंकि गुफा के अंदर ही उनका रहना, जिंदगी गुजारना बना हुआ था। तब वहीं पे जो होता है, जब वो लोग समय को, क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं आदिवासी समाज में क्या है, खाने पीने तक की जुगाड़ अगर हो जाए तो फिर लोग ज़िंदगी बड़ा खूबसूरत तरीके से जीते हैं, नाच गाना के साथ, है ना। अधिकतर आप देखते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि रंगीन चित्र भी बनाया करते थे, और वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है सबसे प्राचीनतम, अगर चित्र की बात करें, शैलाश्रय की अगर बात करें, तो हो जाता है भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से लगभग 500 चित्र जो है यह प्राप्त हुआ है, यहाँ से 500 चित्र। और सबसे प्राचीनतम जो आदि मानव यहाँ पर चित्रकारी करता था, उसका चित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थल के रूप में इसको घोषित भी किया गया। भीमबेटका को घोषित किया गया। और इस चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के क्या थे? चित्र थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चित्र क्या था? नाच का, है ना। अब यहाँ पर चीज़ों को हम लोग सोचेंगे, समझेंगे। इंसान अपने जीवन में मनोरंजन का साधन अतीत से ही
हम लोग पाषाण काल में भी देखेंगे तो मनोरंजन का साधन था नाच गाना शिकार करना। हर दुनिया में हर लोगों के समाज में अपना अलग अलग एक मनोरंजन का साधन होता है। चाहे हम लोग यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम लोग भारत की बात करें, है ना, ठंडे प्रदेशों की बात करें और गर्म प्रदेशों की बात करें। हमारे भारत में, हमारे भारत के समाज में मनोरंजन का जो साधन है वो बहुत ही कम उपलब्ध है। मनोरंजन का साधन हमारे समाज में नहीं है और यही वजह होता है कि हमारा समाज मनोरंजन का साधन अपने बीवी को ही समझता है, जिसकी वजह से आज भारत में अगर आप 1901 की जनगणना की अगर देखेंगे, 21 की बात अगर देखेंगे, तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमारा भारत में इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारा उपाय किए, लेकिन यह उपाय कारगर साबित नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों ने, एक कारण यह भी था कि हमने मनोरंजन के साधन को ठीक से नहीं समझे। और मनोरंजन का साधन हम लोगों ने किसको बनाया? जिसके वजह से पॉपुलेशन, जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे मनोरंजन का साधन था शिकार, और यहाँ पे मनोरंजन का साधन था नाच गाना बजा, ये सब करना, जो हम लोग अभी आदिम समाज में हम लोग देखते हैं। ये सब मिलकर देर तक नाचते थे। आजकल लोग नाचना छोड़ दिया है, गाना छोड़ दिया है। आजकल हमारा समाज जो है नाचना और गाना छोड़ दिया। पहले लोग टोली में बैठता था, समूह में बैठते थे, कम से कम बुजुर्ग ही बैठते थे और सभी लोग नाच गाना करते थे। सौहार्दपूर्ण संबंध था, प्रेम था, समरसता थी, अटूट एक भाव था।